तो पहला नियम तो इन्होंने यही बनाया था कि सारा विचार अनुभव आश्रित होता है। दूसरा नियम इन्होंने बताया कि ये अनुभव जो है ये नीड के रूप में हमारे सामने समस्या पैदा करता है। जो समस्याएं वो किस रूप में आती हैं? नीड। हमारी नीड क्या है? नीड बदलती रहती हैं, और नीड बदलती रहती है उनके हिसाब से दुनिया का स्ट्रक्चर भी बदलता रहता है। जो चीज़ें हमारी नीड को आज पूरा कर रही हैं, वो कल हम जो पेड़ की नीड को पूरा कर रही थी चीज़ें, वो हाथी की नीड को पूरा नहीं करते। इसलिए किसी ऑब्जेक्ट को भी हम कांस्टेंट नहीं कह सकते। दुनिया की सब चीज़ परिवर्तनशील हैं, कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है जो परिवर्तनशील ना हो। इसलिए जिन्होंने मेटाफिजिकली चीज़ों को सब्सटेंस बना करके हमने सामने पेश किया, उन्होंने सबसे बड़ी गलती थिंकिंग की यही की, और उस थिंकिंग की गलती की वजह से मेटाफिजिक्स खड़ी हो गई। इसलिए मेटाफिजिक्स को अनुभव में डालते हैं तो ढलने में नहीं आती, कहाँ अनुभव में ढलेगी। और तीसरी चीज़ उन्होंने पैदा की कि ये जो नीड है ये चेंज होती रहती हैं इवोल्यूशन के लेवल के साथ साथ। धीरे धीरे लोअर एनिमल में भी थोड़ी सी इंस्टिंक्टिव चीज़ आती है। अब दो चीज़ें खास चीज़ जो हैं वो ये है कि इंस्टिंक्ट बड़ी एक्यूरेट होती है सारे के सारे। इंटेलिजेंस में इतनी जब हायर लेवल पे आते हैं तो इंटेलिजेंस में नॉवेल्टी होती है, और इंस्टिंक्ट में नॉवेल्टी नहीं होती। आप एक पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला देखते हैं, उस चिड़िया के घोंसले को आप कह सकते हैं कि अब से 2000 साल पहले इस तरह का बया घोंसला बनाते थे। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट कहेगा कि पुराने ज़माने में वैदिक काल में जो चिड़ियाँ हुआ करती थी जो एक्सटिंक्ट हो गई, वो बया के रूप में होती थी, जैसे आजकल कहीं कहीं बया मिल जाती है। कैसे देखा कि घोंसला उसी तरह का बना हुआ है जैसा आज बया बनाती है। तो उन्होंने कहा कि 2000 साल पहले और आज तक कोई चेंज नहीं हुई, इसके किसी तरह की भी चेंज नहीं हुई है। ये इंस्टिंक्टिव लर्निंग है। हमारी इंस्टिंक्ट जो होती है ये एक्यूरेट बड़ी होती है। जैसा घोंसला शहद की मक्खी ने 10,000 साल पहले कहीं बनाया था, वैसा ही घर और वैसे सब आज बनाती हैं। तो हमारी इंस्टिंक्ट के अंदर नॉवेल्टी नहीं होती। लेकिन जब इंस्टिंक्ट से ऊपर उठ जाते हैं हम, जब ह्यूमन बीइंग में आ जाते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम भी बदल जाती हैं, हमारी क्रियाएं भी बदल जाती हैं, और उन क्रियाओं में सबसे बड़ी क्या चीज़ होती है? नॉवेल्टी आ जाती है। जैसे मकान अब से 2000 साल पहले बनते थे वैसे अब नहीं बनते। अब सीमेंट भी लगा होता है, लोहा भी लगा होता है, ईंट भी लगी होती है, और सीमेंट का डिज़ाइन भी देखें तो एक से मकान नहीं मिलेंगे। एक ही कॉलोनी में जाएंगे तो 4 तरह के, एक ने अपने मकान का नक्शा और तरह का बनाया, लेकिन सबके पीछे एक ही चीज़ होगी, इंस्टिंक्ट, सर्वाइवल की इच्छा। बिजली जब चमकेगी तो मेरा मकान 4 मंजिला ऊंचा हो गया है, तो कहीं बिजली ना गिर जाए, तो हमारे मन में आएगा कि अब एक इसके अंदर वो लगाओ, कंडक्टर क्या कहलाता, बिजली का, वो ज़मीन में वो ले जाता है, तीन उनका त्रिशूल जैसा कंडक्टर हम लगा देंगे। सादा मकान में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आदमी के जो हैं वो नॉवेल्टी के हमारे आधार पर नई नई चीज़ें आ जाती हैं, और इसी को ही ज्ञान का आधार मानते हैं। ज्ञान वो है, जैसा हमने शुरू में कहा था कि ज्ञान इनके हिसाब से वो है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। अगर वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है तो ज्ञान है, अगर नहीं करता है तो अज्ञान है अभी। वो हमेशा ज्ञान में से क्रियाएं निकलती हैं। तो चौथा इनका पॉइंट जो है जिस पर ये बहुत ज़्यादा फोर्स जो आता हुआ है कि सारा ज्ञान जो है, जितना भी ज्ञान आदमी, जितना भी ज्ञान होता है आदमी का, उस ज्ञान के अंदर कहीं कहीं नॉवल क्रियाएं निकलती रहती हैं। वो प्रोग्रेसिव होता है, सारा ज्ञान प्रोग्रेसिव है। हमारा पिछला ज्ञान जो है, अब वैसे तो एक थिंकर ने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया है, फिलोसफर ऑफ साइंस है, उसने कहा कि इंडिया हैज़ नॉट एंटर्ड इनटू द फील्ड ऑफ साइंस सो फार। इंडिया अभी तक साइंस के फील्ड में घुसा ही नहीं है। और उसने सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन, जो सबसे बड़ा प्रमाण दिया इस बात पर कि गैलीलियो ने और कोपरनिकस ने 15वीं 16वीं शताब्दी में और 17वीं शताब्दी में ये सिद्ध कर दिया था कि ज़मीन गोल है, और ज़मीन जो है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। सूरज ज़मीन के चारों तरफ नहीं घूमता।
तो 17वीं शताब्दी और अब हो गई 20वीं शताब्दी। अब तो खैर 21वीं, जब जिसने किताब लिखी थी उसने थोड़े दिनों पहले लिखी थी, तो 20वीं शताब्दी। तो 300 साल में भी हमने अपनी उसको चेंज नहीं किया। साइंस को हमने बिल्कुल इग्नोर कर रखा है। हम अब भी ये कहते हैं कि ज़मीन सूरज के चारों नहीं घूम रही, सूरज हमारे चारों तरफ घूम रहा है। इसलिए हम सूरज को अब भी ग्रह मानते हैं, सूरज ग्रह नहीं है। 300 साल पहले दिखा दिया था, लेकिन इंडिया में साइंस अभी तक नहीं घुसी। इंडिया फील्ड ऑफ साइंस में अभी तक नहीं घुसा। अभी तक इंडिया यही कह रहा है। और कहीं भी वर्ल्ड, जो हमारी धरती है, पृथ्वी है, वो सूरज के चारों तरफ घूम रही है, तो कहीं पृथ्वी को ग्रह नहीं माना। हमारे जो नवग्रह हैं उसमें पृथ्वी का पूजन नहीं होता ग्रह के रूप में। पृथ्वी को हम ग्रह नहीं मानते। इसका मतलब हम अभी तक ये मान रहे हैं कि पृथ्वी नहीं घूम रही सूरज के चारों तरफ। और पृथ्वी अगर घूमे, इसी तरह चंद्रमा है, चंद्रमा सूरज के चारों तरफ भी घूमता है, इसलिए ग्रह नहीं है। वो एक ग्रह के चारों तरफ घूमता है, इसलिए उपग्रह है, हम उसको भी ग्रह मान रहे हैं। तो जो चीज़ हमने अपनी आँखों से देख ली, बकरे की 4 टांग होती हैं, ये हमने अपनी आँखों से देख ली, अनुभव से देख ली। लेकिन हमारे चूँकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब हाथी की 4 टांग होती हैं तो बकरे के 4 टांग नहीं हो सकती, बकरे के 3 टांग होंगी या 2.5 टांग होगी, तो हम शास्त्र को कह रहे हैं। हमारे शास्त्र में 2.5 टांग लिखी हुई है, हमारे शास्त्र में 2.5 टांग लिखी हुई है। तो इंडिया इग्नोर कर रहा है, इसलिए इंडिया कभी भी साइंटिफिक नहीं हो सकता। अनुभव को मानता ही नहीं इंडिया। जो अनुभव हो रहा है और स्पष्ट अनुभव हो रहा है, उसने दिखा दिया है सारा। आप उस अनुभव को नहीं मान रहे, और अनुभव को नहीं मान रहे तो आप कैसे साइंटिस्ट बन जाओगे, कैसे साइंस। फिर उसने कहा ऐसे ही है कि हम जो हैं देखते हैं ग्रह को, तो ग्रह, कोई भी ग्रह, चाहे वो मंगल हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे बुध हो, वो पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता। उसका अपना ऑर्बिट होता है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने का। तो हर एक के ऑर्बिट अलग अलग होते हैं, इसलिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम ग्रह मार्ग कह सकें कि इस मार्ग पर सारे ग्रह चलते हैं। कोई ऐसी चीज़ दुनिया में अनुभव से नहीं है। तो हम अनुभव को मानते ही नहीं हैं। हम तो अपने शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसे माने जा रहे हैं। भाई शास्त्र में लिखा हुआ है कि बकरे के 3 टांग होती हैं, लेकिन अनुभव से जब तुमने देखा तो बकरे की 4 टांग हैं, तो अनुभव को मान लो। अगर तुम अनुभव को नहीं मानोगे तो तुम संसार की प्रॉब्लमों को सॉल्व नहीं कर सकोगे। एस्ट्रोनॉमी की जो प्रॉब्लम है बड़ी बड़ी, उनको कैसे सॉल्व करोगे तुम? अगर तुम ये मान लोगे कि पृथ्वी घूम रही है सूरज के चारों तरफ, तो पृथ्वी की तरफ जाने के लिए रॉकेट भेजोगे, और चंद्रमा और मंगल के बारे में तुम कभी इंडिया के आदमी जान ही नहीं सकोगे। तुम हमेशा अनुभव उधार लेते रहोगे, किससे? साइंटिफिक वर्ल्ड से। ओहो, अमेरिका ने, नासा ने बता दिया कि चंद्रमा पर रॉकेट इधर जाएगा। तो हमने इंडिया की टेक्निक तो कोई देखी नहीं, हमारे यहाँ तो कोई टेक्निक निकली नहीं, क्योंकि हम अनुभव को मानते ही नहीं। इसलिए इस प्रॉब्लम को चांद पर कैसे पहुँचा जा सके, हमने क्या किया? नॉलेज उधार की हमने अनुभविक नॉलेज, एम्पिरिकल नॉलेज उधार की अमेरिका से, या फ्रांस से, जर्मनी से, जहाँ इस बात को माना जाता है कि पृथ्वी जो है ये ग्रह है, सूरज के चारों तरफ घूम रही है, और चंद्रमा जो है उपग्रह है। तो हमने चंद्रमा के पास जाने का रास्ता इधर से निकाला, और उस टेक्निक को हमने मंगल के पास जाने के लिए प्रयोग नहीं किया, क्योंकि मंगल सूरज के ऑर्बिट में घूम रहा है, उसका ऑर्बिट बिल्कुल अलग है। हम अपने वही ग्रह मार्ग पर रहे। सूरज भी इसी ग्रह पे चल रहा है, मंगल भी इसी मार्ग पे चल रहा है, शनिचर भी इसी मार्ग पे चल रहा है, बुध भी इसी मार्ग पे चल रहा है। तो उनसे कहा भाई अनुभव देखो, दूरबीन देखो उठा करके, तो आपको सबके ऑर्बिट अलग अलग दिखाई देंगे। तो हमने अनुभव को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया। तो ड्यूई कहते हैं कि अनुभव से ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और अनुभव को ही आधार मानना चाहिए सोच का। तो चौथी चीज़ इनकी ये है कि जब तक आप अनुभव को आश्रित होकर के काम नहीं करोगे, आप संसार की प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए अनुभव को आधार मानो। जब अनुभव, तो जब को आपको आपकी आँख से दिखाई दे रहा है कि वहाँ चंद्रमा में कोई देवता नहीं बैठा, आप अभी चंद्रमा में देवता की पूजा करे जा रहे हो।
भाई कहाँ हैं देवता? 2 आदमी हमारे गए, 4 आदमी चीन के गए, 5 यान अमेरिका ने भेजे, और वहाँ सारे चंद्रमा में उन्होंने गूंज खोद लिया, मट्टी खोद ली, सारे में फ़ोटो ले ली, कोई देवता दिखाई नहीं दिया। तो अनुभव पर आश्रित होकर के जो ज्ञान होगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। या इसको उल्टा करके देख लो कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्ञान है वो अनुभव को ही आधार बना के निकलेगा। उस अनुभव में जो समस्याएं आ रही हैं, उस अनुभव के अंदर जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, अगर आप उसको मान करके चलोगे तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। और आप अगर अनुभव को नेगलेक्ट कर दोगे किसी तरह से, जैसा आइडियलिस्ट करते हैं, आइडियलिस्ट अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, देखते नहीं, और मस्तिष्क के आधार पर दुनिया बना देते हैं। वो मस्तिष्क के आधार पर जो दुनिया बनी होती है वो कल्पनात्मक दुनिया होती है। वो काल्पनिक समस्याओं को सॉल्व तो कर सकती है, रियल समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकते। तो रियल समस्या तो जब ही सॉल्व होंगी जबकि आप अनुभव आश्रित आपका ज्ञान होगा। तो इसलिए ड्यूई ने इस आधार पर, अनुभव आधार पर खड़े होकर के और अपना सारा मार्ग खड़ा कर दिया और ये दिखा दिया कि संसार की सारी प्रॉब्लमें जो हैं उनका एक ही वो है। और इसी के आधार पर फिर उन्होंने अपना मानववाद और प्रकृतिवाद भी बनाया। प्रकृतिवाद में उनका जो कहना है कि पहले लोग ये समझते थे कि जो कोई जड़ चीज़ ऐसी है जो हमारी चेतना से अलग है, हम चेतन हैं और एक जड़ पदार्थ हमारे पास है, जिसको हम जानते हैं उसको जड़ कहते हैं, प्रकृति कह देते हैं, और जो हम जानने वाले हम अपने आप को कहते हैं हम आत्मा हैं। आत्मा की बजाय कॉन्शियसनेस, वहाँ आत्मा को नहीं मानते ना, तो उसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। तो हम जब ज्ञान की कोशिश करते हैं तो सारे संसार को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, एक ज्ञाता और एक ज्ञेय, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैं हूँ और ऑब्जेक्ट ये सारी प्रकृति है। लेकिन ड्यूई कहते हैं कि इससे जो ये 2 जो बढ़ जाते हैं, ये द्वैत जो बन जाता है, इससे सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, जितनी मेटाफिजिकल प्रॉब्लम। प्रकृति कोई मेटाफिजिकल चीज़ है और मैं कोई, मेरी आत्मा कोई मेटाफिजिकल, क्योंकि अनुभूति तो कौन कर रहा है? प्रकृति की अनुभूति कौन कर रहा है? प्रकृति तो अपनी अनुभूति कर नहीं सकती खुद ही, तो अनुभूति करने वाला मैं हूँ। अब ये मैं कौन हूँ? तो चूँकि ड्यूई अनुभव को मानते हैं, तो ड्यूई ने कहा ये अनुभव जो है, ये जो मैं है, इसका अनुभव कभी नहीं होता। और जिस चीज़ का अनुभव, जैसे अभी इन्होंने दिखाया कि हिंदुस्तान में साइंस कभी नहीं आ सकती, क्योंकि हिंदुस्तान अनुभव को नेगलेक्ट करके चलता है। अनुभव ये बता रहा है कि सूरज जो है पर ज़मीन के चारों तरफ नहीं घूम रहा, लेकिन हम ग्रह मार्ग बना करके कहते हैं कि शनिचर की ग्रह इस जगह आ गई है। भाई शनिचर तो घूमता ही नहीं है, शनिचर तो सूरज के चारों तरफ घूम रहा है, उसका और। तो जैसे इन्होंने ये दिखाया ड्यूई ने कि जब हम अनुभव को रिजेक्ट कर देते हैं, आँखों को खोल कर, आँखें नहीं खोलते, दिमाग से सोचते रहते हैं, तो संसार की सारी प्रॉब्लम है। अब एस्ट्रोफिजिक्स की सारी प्रॉब्लम, जैसा कि ड्यूई कह रहे हैं कि हमें सारी नॉलेज वहाँ से उधार लेनी पड़ती है जिन्होंने अनुभव किया है, कि जब हम अनुभव को त्याग देंगे तो हम बोरो करेंगे नॉलेज को उन लोगों से जिन्होंने डीप अनुभव किए हैं और जिन्होंने प्रॉब्लम को अच्छी तरह सॉल्व किया है। उस अनुभव को से ही ज्ञान उत्पन्न होता है, किसी और चीज़ से, बुक्स से नॉलेज नहीं होती। तो इसलिए सारा जो सिद्धांत है वो, उसके हमने 4 इंस्टॉल लिखे कि नॉलेज इज़ इंस्ट्रूमेंटल टू एक्शन, एक्शन लीड टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफ़ प्रॉब्लम इज सॉल्व देन नॉलेज इज़ ट्रू, इफ़ प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व देन नॉलेज इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी। और इसके हिसाब से फिर उन्होंने कहा कि अनुभव को ही आश्रित बना करके जब चलेंगे तो सिद्धांत खड़ा हो जाएगा। जो उसके लिए कहा, मैंने कहा वो अलग चला गया है। उन्होंने कहा लर्निंग बाय डूइंग, अनुभव से जितना सीख सकता है बालक, इतना किताब से नहीं सीख सकता। तो ये उनकी एजुकेशन थ्योरी अलग हो जाती है। तो हम उनके रेडिकल एम्पिरिज्म के साथ, इंस्ट्रूमेंटलिज्म के साथ, पहला वाक्य जो है उसी को लेकर के, एवरी नॉलेज मस्ट बी इंस्ट्रूमेंटल टू सम एक्शन। जो नॉलेज इंस्ट्रूमेंट कोई प्रेरित नहीं करती है हमें किसी एक्शन के लिए, हमारी किसी नीड को, सर्वाइवल की जो नीड है, उस नीड को
पूरा करने के हेल्प नहीं करती तो वो हमारी प्रोग्रेस में बाधा है, लाइफ की प्रोग्रेस में, और उसको त्याग देना चाहिए। तो ड्यूई का इंस्ट्रूमेंटलिज्म इस तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज है, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है, सारी की सारी एक्सपेरिमेंट से ही नॉलेज आती है, अनुभव से ही नॉलेज आती है। और इसलिए प्रॉब्लम को मान करके, प्रॉब्लम को देख करके, प्रॉब्लम ही रियलिटी है इसलिए, ये हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। एंड एवरी नॉलेज, इफ़ इट इज़ नॉलेज, मस्ट बी प्रॉब्लम सॉल्विंग।